हेलो बच्चों। वेलकम टू नितिका की पाठशाला। मैं नितिका और आज मैं आपके साथ क्लास 10th प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड का नेक्स्ट पार्ट बनाने जा रही हूँ। बेटा, अभी तक हमने ये पढ़ लिया है कि ईस्ट एशिया में कैसे प्रिंट स्टार्ट हुआ, यूरोप में उसकी कैसे एक्सपेंशन हुई। अब हम आगे पढ़ेंगे कि रीडिंग जो नॉलेज थी या आगे उसको कैसे प्रिंट कल्चर कैसे बढ़ा, कैसे हमारे तक पहुंचा आज मॉडर्न वर्ल्ड में। अब हम आज उसका आगे एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। और जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आपने मेरी वीडियोस देखनी है, प्लीज अपनी बुक विद पेन या पेंसिल लेकर जरूर बैठे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। द रीडिंग मैनिया। अब क्या हुआ था, जैसे जैसे हम कहेंगे प्रिंट कल्चर की प्रोडक्शन बढ़नी शुरू हो गई, लोगों ने बुक्स को लेना शुरू कर दिया क्योंकि बुक्स क्या थी, प्रोडक्शन बढ़ रही थी, तो उनकी कीमत भी कम हो गई थी। तो रीडिंग पब्लिक जो थी वो इमर्ज होनी शुरू हो गई। Through the 17th and 18th century, literacy rate went up. In most parts of Europe, churches of different denominations set up schools in villages, carrying literacy to peasants and artisans. कहते हैं हम 17 और 18 सेंचुरी की बात करें तो लिटरेसी रेट जो थे यूरोप में वो बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। और जो डिफरेंट डिफरेंट ये चर्चेस थे वो भी बहुत सा जोर लगा रहे थे कि लोग पढ़े लिखे। चाहे वो कहें विलेजेस में हम स्कूल्स ओपन करेंगे ताकि पीजेंट्स और आर्टिशंस भी हैं वो ज्यादा पढ़ लिख सके। As literacy and schools spread in European country, there was a virtual reading mania. कहते हैं जैसे जैसे लिटरेसी बढ़ रही थी, स्कूल्स बढ़ रहे थे, लोगों ने क्या देखा, देखकर पढ़ना शुरू करा। पहले तो वो सुनते थे, अब पढ़ने की आदत डाली गई। People wanted books to read and printer produced books in ever increasing numbers. अब चाहते थे लोग, हर कोई लोग चाहते थे कि मेरे हाथ में किताब हो, और पब्लिशर्स चाहते थे कि हम उनको उतनी स्पीड से बुक्स को प्रिंट कर सकें। New forms of popular literature appeared in print, targeting new audience. अब क्या हुआ, अब एक सिर्फ वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के लिए बुक्स नहीं प्रिंट हो रही थी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की लिटरेचर बुक्स जो थी वो प्रिंट हो रही थी और न्यू ऑडियंस को टारगेट कर रही थी। बुक सेलर्स एम्प्लॉयड पेडलर्स हु रोम्ड अराउंड विलेजेस कैरिंग लिटिल बुक्स फॉर सेल। अब जो बुक सेलर्स थे वो क्या कर रहे थे, पेडलर्स क्या होते हैं बेटा, जो साइकिल पे आपने देखा होगा, छोटी छोटी बुक्स लेके जो लोग साइकिल पे चलते हैं, दूर दूर गाँव में जाते हैं। बुक सेलर ने क्या किया, उनको एम्प्लॉयमेंट दी कि आप पेडलर हो, आप पैदल चल के जाओ, साइकिल्स पे चल के जाओ और छोटी छोटी बुक्स पकड़ लो ताकि लोगों को सेल कर सको आप। देयर वर अलामिक्स और रिचुअल कैलेंडर्स अलोंग विद बैलेड्स एंड फोक टेल्स। अब वो अपने साथ बुक्स के साथ कैलेंडर्स भी लेके जा रहे हैं, फोक सॉन्ग्स गा रहे हैं, गीत गाते जा रहे हैं ताकि लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हों। बट अदर फॉर्म्स ऑफ रीडिंग मैटर लार्जली फॉर एंटरटेनमेंट बिगिन टू रीच ऑर्डिनरी रीडर एज वेल। कहते हैं हर तरह की चीज आ रही थी, एंटरटेनमेंट के लिए आ रही थी ताकि ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी आदमी जो है वो भी इस चीजों को पढ़ सके। In England, penny chapbooks were carried by petty peddlers known as chapmen and sold for penny so that even the poor could buy them. In France were the below thick blue, which were low priced small books printed on poor quality paper bound in cheap blue covers. अब क्या होता है इंग्लैंड में, जो पेनी चैप बुक्स थी, पेनी मीन्स जो बहुत ही सस्ती जिसको हम कहेंगे बुक्स थी, वो पेडलर्स लेके जाया करते थे जिनको हम चैपमैन भी कहा करते थे। वो किस लिए दिया करते थे सस्ती, ताकि पुअर से पुअर आदमी भी उसको पढ़ सके। और वहीं फ्रांस में बेरोथिक ब्लू क्या होती है बेटा, बुक्स के ऊपर एक तरह का ब्लू कवर चढ़ा देना ताकि डस्ट ना हो, खराब ना हो। और उनकी जो क्वालिटी होती थी बुक की वो बहुत चीप होती थी क्योंकि उसके जो पेजेस यूज होते थे उस बुक्स में वो बहुत ही पुअर क्वालिटी के होते थे। Then there were the romances printed on 4 to 6 pages and the more substantial histories, which were stories about the past, books of various sizes serving many different purposes and interests. अब क्या हुआ, देन दे वर रोमांसेस प्रिंटेड ऑन 4 to 6 पेजेस। रोमांटिक बुक्स आनी शुरू हो गई, छोटी छोटी बुक्स में कैसे हम हिस्ट्री की बुक्स आनी शुरू हो गई जो पास्ट के बारे में लोगों को बताती थी। बुक्स डिफरेंट डिफरेंट साइज के होते थे ताकि लोगों के पर्पस और उनके इंटरेस्ट को कंप्लीट किया जा सके। The periodical press developed from the early 18th century, combining information about current affairs with entertainment. अब क्या हुआ, जैसे हम कहते थे संडे टू संडे एक छोटा सा न्यूज़पेपर आता है आजकल के टाइम पे, उस टाइम पे हुआ करता था करंट अफेयर्स आते थे, एंटरटेनमेंट के रिलेटेड हो गए या वर्ल्ड के रिलेटेड हो गए। उस टाइम वॉर्स भी इतनी ज्यादा होती थी। न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स कैरिड इंफॉर्मेशन अबाउट वॉर्स एंड ट्रेड। न्यूज़पेपर्स निकालने शुरू कर दिए, जर्नल्स पैम्पलेट्स आ गए वॉर के रिलेटेड, ट्रेड के रिलेटेड, ताकि लोगों को एक जगह पे बैठ के पूरी दुनिया की जो न्यूज है वो पता लग सके। सिमिलरली
द आइडियाज ऑफ साइंटिस्ट एंड फिलोसफर्स नाउ बिकम मोर accessible टू द कॉमन पीपल। अब क्या हुआ इन पेनी चैप बुक से, या हम कहेंगे जो प्रोडक्शन ऑफ बुक्स थी, उससे क्या हो रहा था कि आम आदमियों में भी साइंटिस्ट की नॉलेज, फिलोसफी की नॉलेज लोगों तक पहुंच रही थी। Ancient and medieval scientific texts were compiled and published, and maps and scientific diagrams were widely printed. अब जितनी आप साइंटिफिक चीजों की बात कर लो, उनकी बुक्स को पब्लिश किया जाने लगा, मैप्स के बारे में, साइंटिफिक डायग्राम्स के बारे में लोगों को पता लगने लगा इन छोटी छोटी बुक्स के थ्रू। When scientists like Isaac Newton began to publish their discoveries, they could influence a much wider cycle of scientific minded readers. The writings of thinkers like Thomas Paine, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau were also widely printed and read. Thus, their ideas about science, reason, and rationality found their way into popular literature. इन्होंने जैसे ये एग्जाम्पल दे दिए बेटा, जैसे जो न्यूटन थे, जब उन्होंने अपनी डिस्कवरीज की, उनकी डिस्कवरीज जिन जिन बुक्स में लिखी गई उनको बहुत पब्लिश किया गया और लोगों ने बहुत पसंद भी किया। अगर हम फिलोसफर्स की बात करें, रॉसे की बुक आपने पढ़ा होगा, रॉसे का नाम हमने क्लास 9 फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था। वॉल्टेयर, इन सब की बातों को लोगों के दिमाग में इफेक्ट किया गया, चाहे वो साइंस की बातें हो, रीजन की बातें हो, लोगों के अंदर इन चीजों की क्यूरियोसिटी जो थी वो धीरे धीरे बढ़ रही। ट्रेम्बल देयरफॉर ट्रायम्फ्स ऑफ द वर्ल्ड। अब क्या हुआ, इन प्रिंट टेक्नोलॉजी ने, जैसे कहते हैं ना, धरती हिला दी। हमारे जो मोनार्क्स थे, रूलर्स थे, टेनांट्स थे, उनको ट्रेम्बलिंग, शेकिंग दे दी उन्होंने। कैसे हुआ? बाय द मिड 18th century there was a common convention that books were means of spreading progress and enlightenment। कहते हैं मिड 18th सेंचुरी के पास ये कहा जाता है कि बुक्स जो है वो एक प्रोग्रेस को और इनलाइटमेंट, नॉलेज देने के लिए एक रोशनी को आती है। हम बुक्स पढ़ते हैं तो हमें नॉलेज गेन होती है, तो यही चीज थी। मैनी बिलीव दैट बुक्स कुड चेंज द वर्ल्ड। कुछ लोगों को लगता है कि बुक्स ने पूरे वर्ल्ड को ही चेंज कर दिया। लिबरेट सोसाइटी फ्रॉम डेपुटिज्म एंड टिरानी। लोगों को आजादी दिलाई है, किससे? डेपुटिज्म, टिरानी मीन्स मोनार्कियों से, रूलर से, लीडर से। एंड हियर अ टाइम व्हेन रीजन और इंटेलेक्ट वुड रूल। और कहते हैं अब वो समय आने वाला है जब लोग अपने दिमाग से काम लेंगे, रीजनिंग को मानकर ही अपने जिंदगी का फैसला लिया करेंगे। Louis Sebastien Mercier, a novelist in 18th century France, declared, "The printing press is the most powerful engine of progress, and public opinion is the force that will sweep despotism away." अब क्या होता है, लुइस, बेटा याद रखना, इनका नाम कई बार आ जाता है, एक नोवेलिस्ट थे फ्रांस के। इन्होंने कहा था कि प्रिंटिंग प्रेस एक ऐसा पावरफुल इंजन है जिसने लोगों के ओपिनियंस को बदल दिया और उनके दिमाग से ये निकाल दिया कि हमें डेपोटिज्म, हमें मोनार्क से, हमें रूलर से दूर ही रहना है, उनके अकॉर्डिंगली अपनी जीवन नहीं चलाना। इन मेनी ऑफ मर्सियस नॉवल द हीरोज आर ट्रांसफॉर्म्ड बाय एक्ट्स ऑफ रीडिंग। कहते हैं इनके थ्रू ही इन्होंने अपनी हीरोज की, फिलोसफर्स की बात की और लोगों की बहुत सोच को बदल डाला। They devour books, are lost in the world books create, and become enlightened in the process, convinced of the power of print, in printing enlightenment and destroying the basis of despotism. Mercies proclaimed, "Tremble therefore, trance of the world, tremble before the virtual writer." और कहते हैं कि इस प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ने लोगों को एनलाइटमेंट दी, नॉलेज दी, डेपोटिज्म के बेस से, उनके कहते हैं ना वजूद से बाहर निकाला। और कहते हैं कि प्रिंटिंग ने ट्रैमलिंग क्रिएट कर दी, किनकी दुनिया में? रूलर्स और मोनार्क्स की दुनिया। तो ये था हमारा कि कैसे प्रिंट टेक्नोलॉजी ने धरती हिला दी। किसकी हिला दी थी बेटा? मोनार्क्स और रूलर की। इस यूनिट का जो लास्ट टॉपिक आता है वो आता है प्रिंट कल्चर इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। कहते बहुत से हिस्टोरियंस ये कहते हैं, मेनी हिस्टोरियंस हैव आर्ग्यूड दैट कि प्रिंट कल्चर क्रिएटेड द कंडीशन विद इन विच फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर्ड। क्या प्रिंट ने ही कुछ ऐसा क्रिएट किया था जिससे फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन आ गया था? कुछ लोगों का ऐसा कुछ कनेक्शंस हैं, तो आप देखते हैं कि वो कौन से 3 आर्गुमेंट्स हैं जिससे लोगों को लगता है कि सच में, शायद हमें भी लगता है कि प्रिंट ने ही फ्रेंच रेवोल्यूशन को बढ़ावा दिया। फर्स्ट, प्रिंट पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ एनलाइटमेंट थिंकर्स। कहते प्रिंट ने किस चीज को पॉपुलर बना दिया था? जितने भी हमारे फिलोसफर्स थे जो नॉलेज की बातें करते थे, जो एनलाइटमेंट की बातें करते थे, उनके आइडियाज को पॉपुलर किया। Collectively, their writings provided a critical commentary on tradition, superstitions and despotism। उनकी जो बुक्स लिखी गई थी, उनकी जो राइटिंग्स थी, वो किसी को क्रिटिसाइज किया करते थे?
पुराने ट्रेडिशंस को, सुपरस्टिशंस की बातों को और मोनार्क्स को। They argued for the rule of reason rather than custom and demanded that everything be judged through the application of reason and rationality. ये लोगों को कहते थे आप रीजन से सोचो, ना कि कस्टम और ट्रेडिशंस को फॉलो करो, और हाँ, हर चीज को जब भी जज करना है रीजन के अकॉर्डिंगली करो, ना कि किसी मोनार्क के कहने पे फैसला लो। The writings of Voltaire and Rousseau were read widely, and those who read this book saw the world through new eyes, eyes that were questioning, critical, and rational. कहते जिन्होंने भी रॉसे की बुक की, मॉन्स्क्यू की बुक पढ़ी, वॉल्टेयर की बुक पढ़ी, उनकी सच में आई ओपनर खुल गए। उन्हें लगा कि सच में यार वाकई ये सही कह रहे हैं कि हमें अपने राइट्स के लिए लड़ना चाहिए और एक नई दुनिया को एक रीजन के अकॉर्डिंगली देखना चाहिए। Second, print created a new culture of dialogue and debates. All values and norms and institutions were revalued and discussed by public that had become aware of the power of reason. Second क्या रीजन आता है, आर्ग्यूमेंट क्या आता है कि प्रिंट ने डायलॉग और डिबेट को ओपन कर दिया। अब लोग किसी भी चीज के ऊपर सही या गलत का फैसला लिया करते थे। ऑल वैल्यूज ऑल वैल्यूज नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस वर रीवैल्यूड। जितने भी पुराने सुपरस्टिशन चीजें थी, नॉर्म्स थी, इंस्टीट्यूशंस थे, उनको दोबारा से रीवैल्यूएट किया गया, डिस्कस किया गया एंड बाय द पब्लिक, और उनको कहा गया कि आप लोग रीजन से सोचो, ठीक है, ना कि किसी सुपरस्टिशन के बारे में सोचो। रिकॉग्नाइज द नीड टू क्वेश्चन एग्जिस्टिंग आइडिया एंड बिलीव विद इन दिस पब्लिक कल्चर न्यू आइडियाज ऑफ सोशल रेवोल्यूशन केम इन टू बीइंग। और कहते हैं इस प्रिंट कल्चर से हम क्या कह सकते हैं कि लोगों के अंदर सच में एक रेवोल्यूशन क्रिएट हुआ, जिससे लोगों ने सोचा कि हमें भी वाकई अपनी सोसाइटी को चेंज करना चाहिए। Third, by 1780s, there was an outpouring of literature that mocked the royalty and criticized their morality. कहते प्रिंट कल्चर ने क्या किया, ये जितने भी राजा महाराजा हुआ करते थे, इनकी चीजों को रिफ्लेक्ट करना शुरू किया लोगों के सामने कि देखो ये इनका मॉरल कितना डाउन है, इनकी क्रिटिसाइज करनी शुरू की कि ये लोग हमारे भले के लिए नहीं सोच रहे हैं, ये हमें पागल ही बना रहे हैं और हमें इन चीजों के बारे में आगे और लोगों को बताना चाहिए। इन द प्रोसेस इट रेज क्वेश्चन अबाउट द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर। और इस प्रोसेस से क्या होता है कि बहुत से लोगों में सोसाइटिकली बहुत से क्वेश्चन अराइज होने लगे कि हाँ वाकई ये राजा महाराजा हमारे भलों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमें बर्बाद करके अपना जो खजाना है वो भरते जा रहे हैं। Cartoons and caricatures typically suggested that monarchy remained absorbed only in sensual pleasures while the common people suffered immense hardship. कार्टून्स बनाने शुरू कर दिए, कैरिकेचर्स जैसे हम कहते हैं ना कि इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग जो कार्टून्स आते हैं उनको सजेस्ट करना शुरू कर दिया कि जो मोनार्क्स होते हैं, जो रीडर्स होते हैं, वो तो अपनी आराम की जिंदगी बिता रहे हैं और जो कॉमन पीपल हैं वो दुख भरी जिंदगी बिता रहे हैं। This literature circulated underground and led to the growth of hostile sentiments against the monarchy. ऐसी कुछ arguments, ऐसी कुछ books, cartoons लोगों को ग्रो करने में ये फील हुआ, लोगों को ग्रोथ दिलाई कि हमें मोनार्की से दूर रहना है, ये सिर्फ और सिर्फ हमें खत्म ही कर दे। तो लास्ट में इस पूरे टॉपिक का कंक्लूजन क्या आएगा? प्रिंट डिड नॉट डायरेक्टली शेप देयर माइंड्स बट इट डिड ओपन द पॉसिबिलिटी ऑफ थिंकिंग डिफरेंटली। कहते प्रिंट ने माइंड्स का शेप नहीं बदला, डिड नॉट डायरेक्टली शेप देयर माइंड्स, उनका सिर्फ माइंड ही नहीं बदला, शेप ही नहीं किया, बट कुछ अलग सोचने के लिए उनको खड़ा भी करा, जागरूक कर दिया लोगों को। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो मेन थिंग थी बेटा कि रीडिंग पब्लिक आई, कैसे रीडिंग पब्लिक ने मोनार्की की जगहों को, सीट्स को शेकिंग कर दिया, और कहीं ना कहीं हम सोचेंगे कि प्रिंट ने कैसे रेवोल्यूशन को क्रिएट किया। ठीक है बेटा, तो आज ये हमारा रीडिंग मैनिया वाला यूनिट टॉपिक डन होता है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं तो मेरी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय बेटा।